हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 23 है और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर। देखो, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी पर लीगली बाइंडिंग होते हैं या नहीं, आपको ये बताना है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनको है ना प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से भी हमें जानते हैं। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो प्रमोटर्स कंपनी बनने से पहले करते हैं, लेकिन उस टाइम कंपनी जो है वो लीगली एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी पर बाइंडिंग नहीं होते। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। इनमें से अनसिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल कौन सा है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरनेशनल रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क। देखो, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो रिस्क होता है जो किसी कंपनी स्पेसिफिक के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। कोई स्पेसिफिक कंपनी है, कंपनी ए या कंपनी बी, तो कंपनी ए में क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं, तो इनके वजह से जो भी रिस्क होता है उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, बस इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे लेबर स्ट्राइक है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स है, तो इनको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क एक अनसिस्टमेटिक रिस्क है, क्योंकि ऑपरेटिंग रिस्क डायरेक्टली किसी कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। अब पूछोगे सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो रिस्क होता है जो पूरे मार्केट या इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ये किसी कंपनी स्पेसिफिक के लिए नहीं होता, ये पूरे मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से नहीं होता है ये। तो ये कौन कौन से होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है या फिर एक्सचेंज रेट रिस्क है, तो इनको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि ये पूरे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। और इन जो ये वाला रिस्क होता है ना, इसको हम डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सारे सिस्टमेटिक रिस्क हैं। नेक्स्ट, डैश स्टैंड्स इन फिड्यूसरी पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए फिड्यूसरी पोजीशन में कौन होता है? डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, बोथ ए या बी। देखो, जो फिड्यूसरी पोजीशन होती है ना, उसका मतलब होता है ट्रस्ट वाली पोजीशन। ठीक है, जहाँ किसी भी पर्सन को कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कंपनी को बनाते हैं और कंपनी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं, इसलिए प्रमोटर्स फिड्यूसरी पोजीशन में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ फर्म अर्न्स ROI एट 20%, EPS इज ₹15, payout ratio is 50%, cost of equity is 12%, तो what is the market price per share as per Voltas model? आपको कंपनी के शेयर्स का प्राइस कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू वोल्टस मॉडल। तो इसका वोल्टस मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D अपॉन KE, ये होता है वोल्टस मॉडल का फॉर्मूला। अब देखो, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिविडेंड, आर हो गया ROI, और के ई होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ई मतलब अर्निंग माइनस डी डिविडेंड, और ये फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इस फॉर्मूले में सारी जो फिगर्स थी वो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड कितना है? देखो, कंपनी का अर्निंग दे रखी है, EPS 15 रुपये दे रखी है, पे आउट रेशो 50% इसका एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो डिविडेंड कितना हुआ? 7.5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 7.5 रुपये प्लस आर
आर कितना है, ROI कितना है 20%, 0.2, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.12, अर्निंग 15 रुपये माइनस डिविडेंड 7.5 रुपये, डिवाइड कर देंगे इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इसको जो आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व होके आ जाएगा, इसका प्राइस होगा डी, ऑप्शन डी, ₹166.67, इतनी प्राइस होगी, जो भी इसका शेयर्स का प्राइस है वो इतनी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आपको कंपनी फॉर्मेशन के स्टेजेस को करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। देखो, कंपनी फॉर्मेशन जनरली 4 स्टेजेस पे होती है। सबसे पहला आता है प्रमोशन, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले? प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आइडिया जनरेट करना और कंपनी एस्टेब्लिश करना, उसकी मतलब कंपनी एस्टेब्लिश की प्लानिंग करना। तो ये सब प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग आइडियाज़, ये सब आता है प्रमोशन में। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी को लीगली रजिस्टर करना, क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आएगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मीन्स पब्लिक या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे कैपिटल कलेक्ट करना, जैसे शेयर्स वगैरह इश्यू करके कैपिटल्स कलेक्ट करना। लास्ट में आएगा आपका कमेंसमेंट, मीन्स जो बिजनेस को ऑफिशियली स्टार्ट करना, जो कंपनी के पास पैसा आ गया स्टार्ट करने के लिए, तो उसके बाद में बिजनेस को स्टार्ट करना, कमेंसमेंट। तो ये हो गया इसका राइट ऑर्डर, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच रेशियो शोज व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। इनमें से कौन सा रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना पार्ट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है? ऑप्शंस हैं कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इक्विटी डेट रेशियो, पे आउट रेशियो या अर्निंग यील्ड रेशियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पे आउट रेशियो। देखो, पे आउट रेशियो मेजर करता है कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना परसेंटेज एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस इज चार्ज्ड बाय MCA फॉर स्मॉल कंपनीज विद ऑथोराइज्ड कैपिटल अप टू। क्वेश्चन में आपसे पूछा है MCA किस ऑथोराइज्ड कैपिटल लिमिट तक स्मॉल कंपनी से रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज नहीं करता, कितना होनी चाहिए ऑथोराइज्ड कैपिटल स्मॉल कंपनीज की, ताकि जो MCA है वो रजिस्ट्रेशन फीस ना ले, ठीक है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख। देखो, MCA ने स्मॉल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए एक सर्टेन लिमिट तक रजिस्ट्रेशन फीस को एग्जम्प्ट कर दिया, और ये लिमिट है ₹15 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंप्यूटेशन ऑफ NPV इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट। NPV मेथड, जो NPV मेथड में किस अजम्पशन पर बेस्ड है? जो NPV मेथड है वो इनमें से कौन सी ऐसी अजम्पशन है जिस पे NPV मेथड बेस्ड होता है? फर्स्ट, कैश फ्लोज फॉर ईच ईयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। NPV मेथड में कैश फ्लोज कॉन्स्टेंट होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट है रॉन्ग। नेक्स्ट, NPV कैन नेवर बी लेस देन 0। जो NPV है वो नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए ये भी सही नहीं है। इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द डिस्काउंट रेट। देखो, NPV मेथड ये अज्यूम करता है कि जो प्रोजेक्ट के बीच में जो कैश इनफ्लोज मिलते हैं उनको हम सेम डिस्काउंट रेट पे री इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये अजम्पशन बिल्कुल सही है, क्योंकि NPV यही अज्यूम करता है कि जो भी इंटरमीडिएट कैश इनफ्लोज होते हैं उनको हम री इन्वेस्ट करते हैं डिस्काउंट रेट पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रन सर्विस ऑफ MCA। MCA पोर्टल की जो रन सर्विस है ना, उसका फुल फॉर्म बताना आपको क्या है। फुल फॉर्म रिजर्व यूनिक नेम, रजिस्टर यूनिक नेम, रिपोर्ट अंडर नेम या रिजर्व यूनिक नंबर। देखो, जो रन सर्विस है ना, इसका रन सर्विस का यूज़ नई कंपनी जो नाम अपना रिजर्व करने के लिए करती हैं। जब भी किसी नई कंपनी को अपना नाम रिजर्व करवाना हो तो वो रन सर्विस को यूज़ करती है, ठीक है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व यूनिक नेम। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर अ न्यू कंपनी ऑन एमसीए पोर्टल। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया है कि जब भी नई कंपनी को अपना नाम रजिस्टर करवाना है, रिजर्व करवाना है तो उसको कौन सी प्रोसेस से जाना पड़ेगा एमसीए पोर्टल की। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रन सर्विस। एमसीए पोर्टल पर कंपनी को यूनिक नाम रजिस्टर करने के लिए, रिजर्व करने के लिए रन सर्विस का यूज करना होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर होगी, ये कौन सा टेक्निक बताती है। जैसे मान लो अगर किसी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की और उसके पास कैश फ्लोज हो रहे हैं 20,000 एवरी ईयर, तो वो कितने टाइम में अपनी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर लेगी, 5 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सा मेथड बताता है, तो ये बताता है आपका पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, जो पे बैक पीरियड मेथड होता है वो कैलकुलेट करता है कि इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका पे बैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज एज इनफ्लोज। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स डैश चैप्टर्स। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 20, 29, 30 या 32। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया का मेजर कॉरपोरेट लॉ है, सो इसमें टोटल जो है वो 29 चैप्टर कवर होते हैं, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।